दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज एक छोटा सा वीडियो रहेगा 10-15 मिनट का। इसमें हमें आपको वो बात बतानी है कि एक 150 साल पुराने वंदे मातरम के गीत को, जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, उस गीत को लेकर कैसे हमने 2 दिन से लगातार बता रहे हैं आपको कि कैसे हम सब की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक और नायाब तरीका है जो हमने और आपने सबने देखा। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी अच्छी बातें भी हमारे सामने आई। हमको लगा कि इस छोटे से वीडियो में आप तक पहुंचानी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की एक युवा महिला सांसद है, इकरा हसन नाम है उनका। कैराना से एसपी है, ये एसपी की सांसद है ये बताया जाता है। वो जो है उन्होंने संसद में वंदे मातरम गाने के उसका जो पहला स्टांजा है उसका अपना बहुत ही अच्छा, अपना मतलब क्या जो होता है वही किया, लेकिन उस पहले स्टांजा का वो ठीक तरह से व्याख्या किया। अब इकरा हसन नाम है तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमान है। अब मुसलमान है तो बहुत सारे जो सूडो सनातनी हैं उनको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। लेकिन जो व्याख्या उन शब्दों की उस पहले स्टांजा की जो इकरा हसन ने की वो बहुत सुनने लायक है। हम आपको पहले वो सुनाते हैं, इसको आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। एक एक शब्द की जो व्याख्या की है और उस व्याख्या को फिर आज के साथ, आज के संदर्भ में जोड़ा है और सवाल पूछा है इकरा हसन ने कि क्या इस गीत में ये जो मादरे वतन, ये जो मातृभूमि के लिए जो लिखा गया है, क्या हम इसके मायने ये है, इसका अर्थ ये होता है, लेकिन क्या आज की तारीख में हम उस मादरे वतन को या तो उस मातृभूमि को जिस पर ये गीत लिखा गया है, क्या हम इसी तरह से इतने ही वैसे ही प्यार से, वैसे ही भाव से क्या हम ट्रीट कर रहे हैं? क्या सही सलूक हम कर रहे हैं हमारे मातृभूमि के लिए, उनके प्रति? ये सवाल उठता है। ये पूरी स्पीच आप सुनिए, संसद में दिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया एक भाषण और स्पीच जो है संसद में प्रियंका गांधी के बाद हमें इनका लगा है। इसको आप सुनाते हैं, सुनिए इसको। करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था, राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी, सुगंधित, चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल
सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर, मैम 2 मिनट्स, गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा, वह प्रदूषण, नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कॉरपोरेट के लोन माफ होते हैं, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब MSP भी नहीं मिल पाती है। आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में 136वें नंबर पर है। हम अपने छोटे पड़ोसी देश से भी पीछे हैं। हमारे लोग $2,500 तक भी नहीं कमा पा रहे एक साल में, और जिन अरबपतियों की ये रक्षा करते हैं वो इतना पैसा 1 सेकंड में कमा लेते हैं। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। मातरम में जो मात्रा माता है वे सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं, वे इस धरती की हर नारी, वे इस देश की हर बेटी, हर महिला के सम्मान की बात भी करता है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे, NCRB की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, मैम जसवंत के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं। यानी एक दिन में 80 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं, और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जब जम्मू कश्मीर की एक बच्ची हिंसक अत्याचार का शिकार होती है, जब सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और कार्रवाई वर्षों लटक जाती है, जब उन्नाव की पीड़िता लखनऊ के दरबार में इंसाफ को लेकर अपनी जान देने पर आमादा होती है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोग द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ये घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती है। मैं अध्यक्ष महोदया बस यही कहना चाहती हूँ अपनी बात को अंत में रखते हुए कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है। ये आत्मा मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाए। और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, पता नहीं हिंदुस्तान हमारा। शानदार, बहुत ही शानदार स्पीच ये, और जिस तरह से व्याख्या की और आज के संदर्भ में इसको जोड़ा और कहा कि ये सिर्फ वंदे मातरम जो है वो नारा नहीं होना चाहिए, वो नीति भी होनी चाहिए। और हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा सबका है, किसी एक का नहीं है। ये बात बड़ी बखूबी से कही, और ये इनको मतलब उनको बधाई देने का मन होता है। ये बड़ी युवा सांसद हैं और बहुत अच्छा बोली, तो हमको लगा कि ये आप तक पहुंचाना चाहिए। उसके बाद संजय सिंह साहब जो हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा में उनके सांसद, उन्होंने एक धुआंधार भाषण किया। वो भी मुझे लगा कि आप तक सुनाना चाहिए। उन्होंने एक बड़ा तीखा सवाल पूछा है अपने भाषण में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कोई 4 नाम ऐसे बता दें जो कि आजादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ते लड़ते जेल गए हो, और भी बहुत कुछ कहा है। ये बड़ा तीखा लगेगा संघ के हमारे भाइयों को, लेकिन अब क्या कहें, अब हकीकत तो यही है। सुनिए इसको। लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब यह झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत्त, दिलीप,
इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है। आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं। कभी कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया। कभी आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए के शहीद ना बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है। जिन्ना के साथ आपके कितने गहरे और मधुर संबंध थे, क्या इस देश के लोगों को पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी लिखी है। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आपके नेता, जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आजादी का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये है रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपकी। जिन्ना और आपके रिश्ते क्या थे? कितने मधुर रिश्ते थे। एक राज्य में सरकार नहीं बनाई माननीय इन्होंने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और फजलुल हक की गवर्नमेंट। फजलुल हक वो शख्स है जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां की सरकार का गृह मंत्री बना। आपके रिश्ते उन लोगों के साथ थे, यह देश को पता होना चाहिए। आप भारत की सेना को 4 साल के अग्निवीर पे लेके आ गए, जो हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा करने वाले हैं, जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं हमारे जवान, हमारे सैनिक, जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में प्लस 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उनके पीठ में छुरा मारने का काम आपने किया, उनकी नौकरी 4 साल की कर दी अग्निवीर की। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे? हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं, जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के, और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। ये बड़ा अंत में बहुत बढ़िया कहा उन्होंने, लेकिन एक बात चूक गए कि इसमें आपको जय श्री राम को भी जोड़ना चाहिए था संजय सिंह साहब, क्योंकि हर गलत काम जो है आजकल हमारे प्रभु जय श्री राम के नारे को लगाते हुए किया जा रहा है। दादागिरी, गुंडागिरी, बहुत कुछ, और मूर्ख बनाना जो सबसे बड़ा गुनाह है मुझे लगता है कि देश की जनता को, सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा अगर मूर्ख बनाया जा रहा है, लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो वो उससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता। और वो गुनाह भी किया जा रहा है तो वो जय श्री राम के नारे को लगाकर किया जा रहा है। अब ये है भी कैसे लोग बताइए। अब वो वंदे मातरम गाने पर चर्चा करने के लिए उन्होंने 10 घंटे का सत्र रखा था और वंदे मातरम की जगह उनके मुंह से निकल क्या रहा है पता है आपको? वंदे भारत। वो जो ट्रेन निकाली है ना, जो जिसको हर जगह जा जाकर प्रधानमंत्री जी वो हरी झंडी दिखाते हैं, है ना, रील विल बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ये सब करते हैं। वो वंदे भारत जो है उसका बार बार इन लोगों ने जिक्र कर दिया। प्रधानमंत्री समेत जितने भी लोग बोलने के लिए खड़े हुए उनमें से बहुत सारे लोगों ने वंदे मातरम की जगह वंदे भारत बोल दिया। अब ये तो वो लोग हैं जो वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा का सत्र रखते हैं। बताइए क्या करें? आपको मैं सिर्फ बोल के नहीं, मैं आपको सुना भी दूंगा, दिखा भी दूंगा। देखिए इसको।
की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी वंदे भारत की भावना है। क्या बोला तूने? वंदे भारत की भावना है। अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी। वंदे भारत गीत, ये वंदे भारत ये वंदे भारत की रचना की वंदे भारत मातरम गीत, वंदे भारत गीत की भावना है तेरा। हमें वंदे भारत, क्या बोला? फिर से बोल। हमें वंदे भारत। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जय वंदे मातरम। तो भाई लोग, ये वो लोग हैं जिनको जिस मुद्दे पर चर्चा रखी है वही ठीक से नहीं बोल पा रहे, तो क्या उम्मीद रखें इनसे। खैर, पर ये छोटी सी बात थी, ये छोटे से वीडियो में हमें आपको बतानी थी, हमने बता दी। आपकी बारी है अभी। कमेंट करके लिख के जरूर से बताइए कि आपकी क्या राय बनती है इस मुद्दे पर, और अगर अच्छी लगी हो ये बातचीत, ये जो प्रस्तुति है, तो फिर आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को। इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का। दिन आपका शुभ रहे सबका, ये आप सबको शुभकामना देते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।